हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया था। कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिए जा चुके हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ 2022 के यानी कि नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको 2022 का शुभकामनाएं, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर 2022। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब 67 बीपीएससी का एग्जामिनेशन पीटी का जनवरी में ना होकर ये मार्च अप्रैल तक टल गया है। तो आप लोग को पीटी एग्जामिनेशन से ज़्यादा आप लोग को मेंस पर ध्यान देना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस आप लोग को नहीं छोड़ना है। यानी कि पीटी एग्जामिनेशन के लिए 8 सेट प्रैक्टिस आप लोग को करना ही पड़ेगा। सेट प्रैक्टिस करने से जितने भी आपने पीटी एग्जामिनेशन की तैयारी किया है वो आपको प्रैक्टिस होते रहेगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि मैं क्या आप लोग के लिए बुक रिव्यू एक बार फिर से कर दूं, तो आप लोगों ने कहा कि जी मैम आप लोग एक बार बुक रिव्यू फिर से करवा दिया जाए। तो 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर जो भी बुक है मेरे पास मैं उनका रिव्यू कर दूंगी। और साथ ही साथ में बीपीएससी मेंस में कितना पढ़ना है आपको और कहाँ से कहाँ कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन सबको मैं एक एक करके लाने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने मॉडल प्रैक्टिस सेट है, यानी आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा देती हूँ। 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट, इससे पहले बहुत सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज ये लास्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा। उसके बाद आप लोग के लिए मेंस की तैयारी करने के लिए मेंस में कौन कौन से बुक को पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है और कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको एग्जाम पॉइंट की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में जब मेरा आएगा उसमें आपको दिया जाएगा। तो आज का जो सेशन है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, यानी आज के लिए सिर्फ मॉडल प्रैक्टिस सेट का एक सेट प्रैक्टिस करवा देती हूँ मैं आप लोग के लिए। उसके बाद मेंस के प्रिपरेशन हम लोग करेंगे 67 बीपीएससी का, क्योंकि आप सबको पता ही है कि पीटी एग्जामिनेशन के लिए लंबा टाइम है, इसलिए मेंस का भी इसी वक्त आप लोग को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस का एग्जामिनेशन के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला रहेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो बात है वो लास्ट में करते हैं हम लोग। तो चलिए 67 बीपीएससी का सीडीपीओ एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट एग्जाम पॉइंट की तरफ से चल रहा था उसका अगला देख लीजिए। तो देखिए जो 20वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इसका पहला जो क्वेश्चन है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का एक प्राचीन शैक्षिक स्थल है। तो देखिए पहले दो ही विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला अब रावलपिंडी पाकिस्तान में है। और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए तो बिहार में स्थित है। कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। ठीक है, तो जो वर्तमान में जहाँ पे नालंदा नाम के जो प्राचीन शैक्षिक स्थल है वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पोइरोट की रचना की थी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए योजना आपका किसके बाद घोषित किया जाता है। तो देखिए योजना आयोग कब आया था आप सबको पता ही है। तो योजना आपका किसके बाद घोषित किया जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें जो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश के बाद इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नगर कोंझीकोड कहलाता है तो कहाँ? तंजौर में है, त्रिशूर में है, तिरचूर में है, कालीकट में है। तो देखिए जो 4 का जो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा कालीकट। कालीकट बंदर का आपको पता ही है कालीकट। तो ये जो कोझीकोड है वो कालीकट में स्थित है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कालीकट के आधुनिक नाम है वो कोझीकोड है। ठीक है, इसका आधुनिक नाम पहले का क्या था? तो कालीकट था, अब इसका नाम है कोझीकोड है। तो इसको ध्यान है। पुर्तगाली यात्री ने जब वास्को डी गामा 1498 में जब पहली बार भारत में आया था, यानी भारत में अपना पांव रखा था तो कालीकट पर ही उतरा था। तो इसको ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया था? तो कालीकट में। कब आया था? तो 1900 यानी कि 98 में आया था, 1498 में आया था। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद क्या कहलाती है? तो देखिए 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बौद्ध धर्म के संबंध अर्धगोलाकार संबंधी टीले से कहलाते हैं। तो क्या है? अर्धगोलाकार के रूप में क्या होता है? स्तूप है, विहार है, तोरण है या दुखंद है। तो आप सबको पता ही है इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा स्तूप। आपको पता है बौद्ध धर्म के जितने भी अर्धगोलाकार है वो बने हुए जो है स्तूप हैं उन सबको स्तूप के नाम से ही जाना जाता है। उसे अर्धगोलाकार भी कहा जाता है या स्तूप भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा।
अब देखिए मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट से मैं बता देती हूँ आपको कि महात्मा बुद्ध का महापरिणाम के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और उन पर समाधि का निर्माण किया गया और इन्हीं को स्तूप कहा गया। ठीक है, जो भी उनके जो अवशेष बचे थे उन्हीं पे मंदिर वगैरह निर्माण किया गया और स्तूप कहा जाने लगा, जिसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए स्तूप का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि से उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहती है। आपको पता है 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ज्यादा करके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आया कि विजयनगर उस पहले शासक को पहचान करे जिसे गोवा को छीना था। ठीक है, विजयनगर के उस पहले शासक को पहचान के जिसमें जो बहमनियों थे उनको गोवा को छीन लिया था। तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय। तो देखिए 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके फादर का नाम संगम था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरिहर और बुक्का दोनों हालांकि वो 5 भाई थे लेकिन ये दोनों भाई मिलकर ही विजयनगर की स्थापना की थी। तो बहनवियों ने जो गोवा को छीना था तो हरिहर प्रथम से छीना था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर। 8 में है कि एक मानचित्र के समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो क्या कहलाती हैं? देखिए एक मानचित्र के जो समान दाब के वाली जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है? तो देखिए 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देख लीजिए यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। तो देखिए यह दिवस इक्विनोक्स दिसंबर 10, मार्च 21, 1 मई या अप्रैल 1। तो देखिए 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मार्च 21 कहलाता है। एक राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो देखिए ये कौन व्यक्ति थे जो दुर्घटना विमान में मारे गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी या राजीव गांधी। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय गांधी। ये विमान दुर्घटना में मारे गए थे। यहाँ पूछा भी जा रहा है कि जो राजनीतिक थे यानी कि कोई ऐसे नेता थे जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो संजय गांधी मारे गए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि विधि की शासन की संकल्पता कहाँ की संवैधानिक प्रणाली के एक विशेष विशिष्टता है? तो विधि के जो शासन है उसकी जो संकल्पना संवैधानिक प्रणाली में एक विशेष विशिष्टता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए या स्विट्जरलैंड। तो आप सबको पता है कि संविधान में विधि का जो शासन वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन के संसद से ये लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है विधि का शासन। ठीक है, अब देखिए एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपको पता है रीट कितने प्रकार के हैं? तो रीट शायद 3 या फिर 5 प्रकार के होते हैं। नहीं 3 प्रकार के ही होते हैं। नहीं 5 प्रकार के होते हैं। रीट टोटल कितने हो जाएंगे? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए रीट जो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण। देखिए जो रीट होता है ना, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या आपका मौलिक अधिकार छीन लिया गया है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी कर आपको फिर से आपका मौलिक अधिकार दिलवाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीन जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर अपना मौलिक अधिकार मांग सकता है। ये रिट जारी कर उसे मौलिक अधिकार दिया जाता है। अगर आप पढ़े होंगे, आपको ने पॉलिटी पढ़ा होगा, तो ये रीट वाले जो हैं कुछ से क्वेश्चन आते हैं और संसद वाले चैप्टर हैं उसमें ये पढ़ने को दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा एक रीट जो है किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय। अगर यहाँ उच्चतम रहता तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाता, यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो देखिए यहाँ उच्च न्यायालय है तो जाहिर सी बात है उच्चतम नहीं है बल्कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से भी हो सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकता है। ठीक है, राज्य में किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार हनन होता है तो वो हाई कोर्ट के पास जाएगा। अगर केंद्र के पास कोई जाएगा, अगर हाई कोर्ट से नहीं हो पाएगा तो वो केंद्र के पास अपना वो जो शिकायत है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है और फिर उसके बाद वो रिट जारी करके उस व्यक्ति के, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है कि उन व्यक्ति को मौलिक अधिकार फिर से दिला दिया जाता है। अब चलिए एक बुकर पुरस्कार की विजेता रही हैं। तो बुकर पुरस्कार की विजेता रही हैं मीरा नायर, आशा भोसले, अरुंधति राय या मेनका गांधी। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुंधति राय। अरुंधति राय जो थी वो बुकर पुरस्कार की विजेता रही हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1969 में दिया गया था। ठीक है, 1969 में।
देखिए अंतःस्रावी ग्रंथ का एक उदाहरण है, तो क्या है, बिक्की, थायराइड, अंडाशय या मुख। तो अंतःस्रावी किसमें होता है, तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थायराइड ग्रंथि में। किसमें, तो थायराइड ग्रंथि में होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ठीक है, बिक्की जो किडनी हो जाएगा, तो थायराइड ग्रंथि में ही ये अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिख पाए। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देख लेते हैं कि पंडित नेहरू किस समय के प्रधानमंत्री थे, यानी कि कब वो प्रधानमंत्री बने थे। तो देखिए 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कब, 1964। देखिए भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अर्थात यानी कि 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो भी उस संसद के मतलब लोकसभा के जो उच्च पद के जो भी व्यक्ति रहेंगे उन्हीं को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। ज्यादा करके ये जो आपके बनेंगे, ये लोकसभा के जो प्रमुख व्यक्ति होंगे वही बनाए जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये जो गुलजारी लाल नंदा जी थे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु 1964 में हो गई थी तब। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय फूल है, तो देखिए फूल आपको पता है, पुष्प यानी फूल है, तब सबको पता है कि कौन है इसमें। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को यह पहला मास है। तो देखिए पहले जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें पहला मास कौन सा आता है, सावन, कार्तिक, भाद या फागुन। तो देखिए 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों आएगा, तो देखिए सबसे पहले जो आता है वो चैत आता है। आपने हिंदी महीना पढ़े होंगे तो देखो मैं बता देती हूँ। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इस तरीके से हिंदी महीना होती है, और अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश वाले में जनवरी आएगा और हिंदी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत महीना आता है। कौन सा आता है, तो चैत्र आता है। देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। चैत में छठ भी होता है, आप लोग को पता ही होगा। जो बिहार के स्टूडेंट हो उनको पता होगा, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट हो शायद उनको ना पता हो। तो चैत का महीना पहले होता है। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय कैलेंडर है गोरगेन कैलेंडर पर निर्धारित की गई थी। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग BC और AD नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म है, शून्यकाल ईसा मसीह का जन्म कहलाता है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले जितने भी आएंगे वो BC में आएंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो आएंगे वो AD में आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये ईसवी होती है, ईसा पूर्व होती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर AD और BC नहीं जानते हैं, वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। 5 सितंबर को किस कारण मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म दिवस है। किनका जन्म दिवस है 5 सितंबर को, तो देखिए 18 को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, राधा कृष्णम को 5 सितंबर को मनाया जाता है, राधा कृष्णम। तो देखिए भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति जो राधा कृष्णन थे, एक विद्वान, दार्शनिक एवं शिक्षक थे, और इन्हीं शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। तो राष्ट्रीय गान और गीत आपको पता ही है, इसमें तो कंफ्यूजन की बात है नहीं। तो देखिए 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद मठ से लिया गया है। किससे, तो आनंद मठ से लिया गया है। अब देखिए इस पुस्तक पे आधारित YouTube वीडियो पे बहुत लोकप्रिय है। तो देखिए 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द लास्ट लेक्चर। ठीक है, द लास्ट लेक्चर। अब देखिए भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो देखिए अभी जो संघ शासित प्रदेश की संख्या है, देखिए 21 में इसमें बी दिया है, लेकिन यहाँ पे ये पहले का सेट किया हुआ है। अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो शायद 8 या 9 है। ठीक है, लगभग 9 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 को राष्ट्रीय वो एक राज्य का दर्जा से हटा दिया गया है, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आमतौर पर वह सिद्धांत व्यवहार के बीच में कहाँ का बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें से समझने के क्वेश्चन है, आमतौर पे सिद्धांत और व्यवहार के बीच में। देखिए आपको पता है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए सिद्धांत कहती है कि 14 वर्ष के बच्चों को काम करने की आज़ादी नहीं है, यानी कि वो कहीं पर भी बाल श्रम बनकर काम नहीं करते। लेकिन व्यवहार कहती है, व्यवहार देखे होंगे आप लोग, जहाँ भी जितने भी छोटे बड़े होटल होंगे, ज़्यादा
ज़्यादा करके बच्चों ही रहते हैं, ज़्यादा करके बच्चे लोग के से काम करवाए जाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको बता रही हूँ आपको कि सिद्धांत कहता है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान जो रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग 14 वर्ष से कम बच्चों को काम देने की अनुमति नहीं है, काम करवाने की अनुमति नहीं है। लेकिन व्यवहार में अगर आप देखिएगा तो व्यवहार ये कह रही है, आप जहाँ भी जाइएगा तो 14 वर्ष से कम बच्चों ही ज़्यादा करके आपको होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि फैक्ट्री में भी काम करवाए जाते हैं छोटे बच्चे से। तो देखिए यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं कि आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच में कहाँ सबसे बड़ा अंतर देखा गया है। देखिए पहला जो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है, सरकार के आध्यात्मिक रूप से। अगला देख लेते हैं, फारसीवाद के प्रकार सरकार से, या फिर सरकार के संसदीय रूप से, सरकार के समाजवादी प्रकार से, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जाएगा 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, सरकार के संसदीय रूप में ही। देखिए जो संसदीय रूप में क्वेश्चन था सिद्धांत और व्यवहार को दर्शाता है। अब देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है। तो देखिए सतपुड़ा पहाड़ स्थित है, तो आपको पता ही है 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नर्मदा। क्या हो जाएगा, तो नर्मदा नदी। कहाँ, तो नर्मदा नदी। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दिनों दिन बढ़ती रहती है, ठीक है। तो एक्यूरेट डाटा मैं आपको बताती हूँ, 8848 करके अभी था। तो देखिए 24 का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ मैं ऑप्शन ई लगाऊंगी इसका, ठीक है, ऑप्शन ई, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ चुकी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना है, मैं आपको बता देती हूँ 8848 इस तरीके से है, लेकिन शायद ये भी अभी बढ़ चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी कितनी है। अब देखिए भारतीय महानियंत्रक महालेखक परीक्षक किसके लिए एक मृत दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महानियंत्रक व महालेखक परीक्षक के किसके लिए एक मित्र और दार्शनिक व मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति ना ही केंद्र बल्कि राज्यों के भी जितने भी संचित निधि है उन सभी का लेखा जोखा देखती है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, वह राज्य का नमक उत्पादक नहीं है। तो देखिए वह कौन सा राज्य है जहां नमक उत्पादक नहीं होता है। मैंने आपको कहा था जब भी नहीं रहे तो वहां पे गोल मार्क कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो राजस्थान, गुजरात, बिहार या तमिलनाडु। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि कौन है। तो बिहार में नमक उत्पादक नहीं होता है, गुजरात में होता है, राजस्थान में भी होता है, तमिलनाडु में कि समुद्र है, गुजरात में भी समुद्र है और राजस्थान में तो होता है, लेकिन ये नमक उत्पादक बिहार में अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल के विजय घाट कहलाते हैं। तो देखिए विजय घाट जो कहलाते हैं निम्न व्यक्ति के, ठीक है, 27 में। तो विजय घाट किसका है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है। किसका, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का ये विजय घाट है। मैं एक बार आपको सीक्वेंस से जितने भी घाट हैं उसके बारे में बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राजघाट आप सबको पता है, महात्मा गांधी। शांति वन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी। अभय घाट, मोरारजी देसाई। महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समतल स्थल, जगजीवन राम। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। वीर भूमि, राजीव गांधी। कितना ध्यान रखिएगा, जितने भी मैंने आपको घाट बताए हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो व्यक्ति की समाधि है तो विजय घाट किनके लिए, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के। अब देखिए उसके बाद प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। तो किस वर्ष चुने गए थे, 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 में। कब, तो 1929 में। 1929 में एक और घटना हुई है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हिस्ट्री में कौन सी घटना 1929 को हुआ था। अब देखिए स्वतंत्रता का किस प्रकार की समिति में किया जा सकता है। तो स्वतंत्रता किस प्रकार की समिति में किया जा सकता है, विधि द्वारा, समानता द्वारा, प्राधिकार द्वारा, शासन द्वारा। 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विधि के द्वारा। मैंने आपको कहा था अगर स्वतंत्रता का हनन होता है तब आप विधि के द्वारा, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा आपको मौलिक अधिकार दे देता है। किसके द्वारा, तो विधि के द्वारा। किसके द्वारा, तो विधि के द्वारा। अब चलिए उसके बाद 30 नंबर है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी। तो देखिए पहली बोलती फिल्म, ठीक है, पहली बोलती फिल्म जो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, आलम आरा। आलम आरा जो थी वो पहली बोलती फिल्म थी। तो इसको ध्यान रखिएगा 30 का, और 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी। तो देखिए कौन सा, काबुली वाला अनुराधा,
श्यामची आई AFE अपूर संसार। तो देखिए इसका जो सर्वश्रेष्ठ फीचर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो फिल्म थी वो जो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आज मैं आपको 30 तक ही रखूंगी। 30 के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि बीच बीच में करके जो सेट प्रैक्टिस का वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी आप लोग के लिए कि 67 BPSC के को लेकर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 बुक बताऊंगी, तो मैं अभी बुक बता देती हूँ कौन कौन से बुक के बारे में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा तो मैं उसको अच्छे तरीके से आप लोग को उसमें डिटेलिंग के साथ बताऊंगी। और देखिए किस बुक से मैं आपको सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो देखिए CDPO का ये बुक था, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का PT एग्जामिनेशन के लिए मैंने बुक लिया था। 26 सेट्स हैं, 20 सेट तक मैंने आपको करवा दिया है, बाकी जो बचा हुआ है बीच बीच में करके आप लोग के लिए सेट लेकर आऊंगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको बुक बता देती हूँ कि कौन सी बुक आप लोग के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास यहीं पे मेरे स्टडी टेबल के पास ये बुक है। इस दोनों बुक का मैंने रिव्यू कर दिया है आप लोग के लिए, इन दोनों बुक का रिव्यू आप लोग के लिए। तो देखिए दोनों बुक का रिव्यू पहले भी करवा दिया जा चुका है। ये बिहार स्पेशल बुक है, यानी कि बिहार के जो भी एग्जाम है उनके लिए ये बिहार स्पेशल बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है आप लोग ये बुक ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग का जो है वो मुख्य परीक्षा का बुक का से क्वेश्चन बैंक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट अब जो नया लेंगे, मैंने 2021 में इसको लिया था, जिसमें 2020 तक के जितने भी एग्जामिनेशन हो चुके थे 65 BPSC तक का इसमें क्वेश्चन मेंशन कर दिया जा चुका है मेंस के लिए और मेंस के लिए। और जो 66 और BPSC हुआ उसमें इसका मेंशन नहीं है। तो 66 वाला जो भी अब नया लीजिएगा तो उसमें 66 BPSC का भी मेंशन रहेगा। इसमें 65 तक का ये है, KVC नैनो पब्लिकेशन का है। और इस बुक को अच्छे तरीके से डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगी एक एक करके दोनों बुक की खासियत क्या है। और दोनों बुक का मैंने रिव्यू पहले भी किया था, लेकिन अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं इस दोनों को रिवीजन कर रही हूँ, रिवीजन करके आपको एक बार फिर से रिव्यू मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ताकि आप लोग इस दोनों बुक को लेकर अपना बस यही दोनों बुक से आप लोग मेंस का तैयारी करिए, आराम से आप लोग का हो जाएगा। क्योंकि ये बिहार स्पेशल जितने भी बिहार के क्वेश्चन हैं सब इसमें डाला हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट करके। और जितने भी क्वेश्चन 65 BPSC तक इसमें मेंशन कर दिया गया है। 1990 देखिए 93 से लेकर 2020 तक। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा 1 साल पुराना बुक हो चुका है, हर बार तो बुक हम ले नहीं सकते। इसमें 65 तक का 66 का क्वेश्चन का एक छोटा सा डायरी टाइप में आता है, 20 से 25 रुपये में मैं उसको ही बाई कर ली हूँ। वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। 66 BPSC का जो क्वेश्चन है उसमें ऐड है, ठीक है। तो जो भी नया जो स्टूडेंट लेना चाहेंगे, यहाँ पे 2022 लिखा रहेगा, जिसमें 66 BPSC तक का इसमें मेंशन रहेगा। तो चलिए आज मैं सिर्फ ये बुक दिखा दिया है, आगे का पूरा जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों बुक के बारे में अच्छी तरीके से डिटेलिंग में बताऊंगी। और कौन कौन से टॉपिक इसमें दिए हुए हैं इन सबको एक बार फिर से रिवीजन यानी रिव्यू कर दूंगी आप लोग के लिए। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया ये बुक, और सेट प्रैक्टिस में किससे करवा रही थी आपको दिखा ही चुकी हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। ये बुक है, इसी बुक से मैं करवा रही थी। इस बुक का भी मैंने बुक रिव्यू कर दिया है, आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट की प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके देख लीजिएगा। तो जितने भी मेरे पास बुक हैं उन सब का फिर से मैं एक एक करके रिव्यू आप लोग को करने वाली हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो बुक होता है वो मिनी वाले बुक ले लेते हैं। एक मिनी वाला आता है स्पेक्ट्रम का, वो ना लेकर आप इस बुक को लीजिए। स्पेक्ट्रम में बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ये आधुनिक भारत का इतिहास का ये बुक है, इसको लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नया संस्करण इसका आ गया होगा, आप लीजिएगा। ये मेरे पास 1 साल पुराना, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं 66 BPSC का तैयारी कर रही थी, तो मैंने पहले ही सब बुक लेकर रखा है। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो नया एडिशन का बुक लीजिएगा। ये इस बुक का भी मैं अच्छे तरीके से आपको फिर से एक बार रिव्यू करके बता दूंगी। तो चलिए, जितने भी मेरे पास बुक है फिर से एक बार रिव्यू करवा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा किस तरीके से पढ़ना है आप लोग के लिए, कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है, ये भी मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप सबको 2022 का शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर 2022। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं बुक के बारे में पूरी डिटेलिंग बताऊंगी आपको। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।